Okay, good afternoon, all the cadets. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आज का जो हमारा वेबिनार है नेक्स्ट, कल एक हम लोग ने देखा था कि हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर गिरीश कुमार राणा सर ने आपको एक बार श्रेष्ठ भारत के ऊपर काफ़ी एनर्जेटिक एक पूरा लेक्चर लिया था। आज हमारा दूसरा एक दिन है, हम लोग को 2 दिन का टास्क मिला था कि आपको 2 दिन एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर आपको वेबिनार लेना है। तो इसीलिए हम लोग आज वापस इकट्ठा हुए। जो कैडेट्स हमारे जो 20 मैंने जो एक ग्रुप बनाया 20 बटालियन ABSB का, वो कैडेट को तो कंपलसरी इसमें जुड़ना ही है। साथ में जो कैडेट्स अलग अलग कॉलेज के जुड़े हुए हैं उनको भी आज थोड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो ये सब आप लोग को इसके अंदर जानने को मिलेगा, और हमारे एग्जाम पर्पज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हमारे हमारे यूनिट के एडम ऑफिसर वो हमारी कॉलेज की विजिट पे आए थे, और इस साल का आप लोग को थोड़ा कैंप के बारे में बता दूं तो बी सर्टिफिकेट का कैंप जो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो कैडेट्स हैं उनका कैंप हमारे कॉलेज पे चलेगा। ओके, तो 3 दिन का कैंप रहेगा बी सर्टिफिकेट के लिए, और सी सर्टिफिकेट का कैंप रहेगा 5 दिन का, वो आप लोग को राजदूत देना पड़ेगा। मतलब जो थर्ड ईयर के कैडेट्स है उनको राजदूत का कैंप चलेगा, और जो बी सर्टिफिकेट वाले उनका कैंप यहाँ पे वलसाड़ में चलेगा, जो वलसाड़ के कैडेट्स उनके लिए, और नवसारी वालों के लिए नवसारी में कुछ प्लान कर रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बेसिकली ये सब आप सबको मालूम ही होगा कि अलग अलग स्टेट्स जो एक दूसरे के साथ पैर बना के अभी ये ABSB कैंप चला रहे हैं। जैसे कि हमारा गुजरात जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ MOU हुआ है, वो 1 साल की अवधि के बाद नेक्स्ट हर साल उसमें चेंज होता रहेगा। ये साल हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ है, उसके बाद हम लोग अगले 1 साल के बाद उसको चेंज होगा। मतलब ऐसे हर बार कुछ ना कुछ नए नए स्टेट्स के साथ हम लोग को जुड़ना है, और उनके साथ उनकी जो संस्कृति है उनकी जो भाषा है उसके साथ हमको जुड़ना है। तो इसके लिए मेरे पास एक PPT है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर हम लोग आगे उसके ऊपर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो टॉपिक है उसके हम लोग आगे बात करेंगे। ये PPT दिख रहा है आपको कैडेट्स? यस सर। यस सर। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। बेटा आप लोग का ये पल्लव आप अपना वीडियो ऑफ कर दो। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, जो हमारे जो कल्चर है, ओके, हमारे आप सबको मालूम है कि हमारा देश जो विविधता में एकता, अलग अलग सबके कल्चर से हर स्टेट में आप जाओ तो सबके अलग अलग कल्चर रहेंगे। तो वो सबको हम लोग को विविधता में एकता, डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हम लोग को इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगा। उसका इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो इंडिया जो है वो काफ़ी अलग अलग कल्चर के साथ है, उसमें अलग अलग कल्चर है। आप देखो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के वो लोग अपनी लाइफस्टाइल है, उनकी लैंग्वेजेस देखो, डांस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर देखोगे, अलग अलग सब जगह आप लोग को उनके जो मकान है या फिर उनके जो आर्किटेक्चर है वो पूरा अलग मिलेगा। फूड आप लोग देखो, सबके अलग अलग जो खाने का जो अलग ये है वो भी अलग अलग है। कस्टम्स जो उनके रीति रिवाज है वो भी सबके अलग अलग है। आप देखो हर कम्युनिटी में, हर एक आप जिस भी कम्युनिटी में जाओगे तो उनके अलग अलग से रिवाज होंगे। डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग सब जो प्लेस पे अलग अलग आपको मिलेगा। मैनी एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर सच एज इंडियन रिलीजन, योग, इंडियन कजिन्स had a profound impact across the world. Okay, तो विविधता में एकता ही हमारे देश की स्ट्रेंथ है। आप पूरे विश्व में कहीं पे भी जाओ तो सबसे ज्यादा जो है स्ट्रेंथ वो हमारे भारत में है कि हम लोग विविधता में भी एकता। आप कहीं भी बाहर जाओ तो वहाँ पे देखोगे कि हम लोग क्या हुआ, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज कैडेट्स।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक म्यूट करो। तो हमारा जो कल्चर है, आप देखो डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग कौन है, मनवर अजीत भाई, आप अपना माइक सॉरी वीडियो ऑफ कर दो। तो इसी तरह विविधता से एकता, विविधता से भरा हुआ हमारा देश है। तो ये हम लोग को एक भारत श्रेष्ठ भारत में हम लोग को ये सब जो दूरियां अलग अलग उसको सीखने के लिए ये कैंप, ये एक पूरा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती 2015 में इसको लोगों के सामने लाया था कि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मुहिम चलाएंगे, जिससे अलग अलग स्टेट्स के जो बच्चे या फिर एनसीसी कैडेट या फिर कोई स्टूडेंट होगा या फिर वहाँ का जो कल्चर है वो दूसरे स्टेट के साथ उसको शेयर करेगा। और वो एक दूसरे के साथ हम जहाँ पे भी जाएंगे तो अगर कोई साउथ का कोई भी कैडेट या फिर लड़का नॉर्थ में आता तो वहाँ पे जाके उसको उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होगा कि वहाँ की बोलियां था वो जानता है, या फिर वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की रहन सहन अगर वो जान पाएगा तो उसके लिए उसको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग कोई नई प्लेस पे जाते तो आप सबको मालूम होगा कि वहाँ का पूरा एटमोसफियर अलग रहता है वहाँ पे, तो हम लोग को वहाँ पे जाके मैच होना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक मुहिम उठाई है कि हमारे देश का यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये मेन उद्देश्य है। आप इसमें देखो बेसिकली आप बेसिक फैक्ट देखो क्या क्या है एक बार से इस बारे में। तो इंडिया हैज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेशन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप सबको मालूम है कि उसमें पॉपुलेशन में हम लोग पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे, चाइना फर्स्ट पे, सेकंड हम लोग हैं। तो डेमोक्रेसी में सबसे नंबर टॉप मोस्ट पॉपुलेशन डेमोक्रेसी में हम लोग सबसे लार्जेस्ट पोजीशन पे। इसके बाद है 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल डॉलर्स। लेकिन ये थोड़ी पुराना डेटा है। अभी जो है लेटेस्ट में हम लोग 5th नंबर पे, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल डॉलर्स। तो इस पोजीशन पे इसमें पॉपुलेशन है 1.15, लेकिन अभी की पोजीशन है हम लोग की 1.38। ओके, वहाँ पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा 70% रूरल विद सर्वर केसेस ऑफ अर्बन एग्लोरेशन। मतलब हम हमारे देश की 70% लोग जो रूरल में रहते थे वो अभी शिफ्ट होके अर्बन एरिया में आ रहे हैं। मतलब में पहले जो गांव में लोग बसते थे, अभी सब सुविधा की वजह से या फिर उनको जॉब की वजह से या फिर उनको वहां से अपने डेवलपमेंट के लिए फिर वो लोग सिटी में आ गए। मतलब 70% जो लोग थे गाँव के, वो लोग अभी शहर में आ गए। अभी आप देखो शहर में भी काफी भीड़ हो रही है, क्योंकि गांव पूरा शिफ्ट हो रहा है अभी सिटी शहर की तरफ। तो इस तरीके से इनको अगर हम लोग को कम करना है तो हम लोग को अपने रूरल एरिया को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो रूरल की जो कल्चर है, वहाँ का जो रहन सहन है, या फिर वहाँ पे कुछ आप लोग फैसिलिटीज डेवलप करोगे तो रूरल के लोग वहाँ पे अर्बन की तरफ नहीं आएंगे। तो हम लोग को ये सब जानने के उसको समझने के लिए ये एक अच्छा विचार है कि एक बार श्रेष्ठ भारत। इसके बाद देखो हमारे कल्चर। ओके, हमारा कल्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले होगा सोसाइटी में आप देखो तो फैमिली एंड कस्टम्स। तो हमारी जो फैमिली है या फिर जो हमारे रीति रिवाज है या फिर जो हमारी व्यवस्था है, तो ये सोसाइटी के एक समाज के अंदर आएगा कि हम लोग अपने समाज, आप सबको मालूम होगा हमारे देश का जो एक कल्चर है, एक समाज सामाजिक कल्चर है, आप सबको मालूम ही होगा। रीजनल डाइवर्सिटी, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग विविधता पर डाइवर्सिटी रहते हैं। लैंग्वेजेस आप देखो तो काफी सारे लैंग्वेजेस है। तो हमारे इंडिया में आप देखो तो टोटल 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने कि 22 जो लैंग्वेजेस है वो हमारे देश की ऑफिशियली लैंग्वेजेस है। उसके अलावा आप देखो तो 19,500 जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो हम लोग अपनी लोकल जो बोली बोलते हैं, वो 19,500 इतनी तो बोली है हमारे देश में। और 22 लैंग्वेजेस को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि 22 लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में है। आप रिलीजन देख लो तो हर धर्म के लोग आप लोगों को मिलेंगे। आपको हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, आप काफी सारे हमारे देश में काफी ऐसे धर्म के लोग रहते हैं। फेस्टिवल्स आप देख लो तो काफी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग मनाते हैं। हर कम्युनिटी का, हर धर्म का अलग अलग आप देखो तो फेस्टिवल होगा। हमारे हिंदू में देखो, हिंदू धर्म में काफी कितने सारे फेस्टिवल्स आएंगे। इसी तरह मुस्लिम में आप देखो रमजान ईद आएगा, या फिर क्रिश्चियन में देखो तो क्रिसमस,
या फिर सिख धर्म में देखो उनका अलग से गुरु नानक देव जयंती, ये सब मतलब में अलग अलग उनके सबके धर्म के रिलीजन के हिसाब से उनके फेस्टिवल्स भी हम लोग मनाते हैं, और सब लोग एक साथ मिलके मनाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर मेरा फेस्टिवल, मेरे धर्म का फेस्टिवल है तो दूसरा नहीं मनाएगा। सब लोग, हम लोग एक साथ मिलजुल कर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो ये हमारे लिए हमारे देश की सबसे बड़ी एक हमारे देश की शान है। कॉजिन्स मतलब में खान पान हमारा कैसा है, सब आप देखो सब जगह पे सबकी अलग अलग खान पान है। आप साउथ इंडियन में जाओगे तो वहाँ पे इडली सांभर आपको मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो आप लोग को अलग अलग तरीके के छोले भटूरे ये सब मिलेंगे। या फिर आप लोग वेस्ट में आओगे तो वहाँ पे हमारे जो गुजराती थाली है, या फिर पंजाब ये राजस्थानी जो होगा। तो उसके बाद आप ईस्ट में जाओ तो वहाँ पे आप लोग को जो बंगाली खाना वो सब आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का खाना मिलेगा। तो इस तरीके से सब जगह पे अलग अलग खाने का आप लोग को हमारे देश में है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें भी आप देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हर तरीके के अलग अलग जो डांस है या फिर जो कल्चर है, या फिर आप लोग देखो अलग अलग तरीके के ये सब वहाँ पे आप लोग नाट्य अलग अलग सबके आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सब स्टेट्स के अलग अलग है। गुजरात में गरबा देख लो, या फिर पंजाब में भांगड़ा देख लो। तो ये इस तरह के अलग 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 स्पोर्ट्स में भी आप देखो कि स्पोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के आपको प्लेयर मिलेंगे। जैसे कि आप लोग महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को खो खो के प्लेयर अच्छे मिलेंगे। आप नॉर्थ साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को रेसलर्स सब मिलेंगे। तो इस तरीके से सब स्पोर्ट्स में भी हमारे देश में अलग अलग कल्चर है। और लिटरेचर में भी आप देखो तो हर स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस में आप लोग को लिटरेचर देखने को मिलेगा। और एक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो हमारे देश में आप सबको बॉलीवुड काफी फेमस है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे देश में काफी फेमस है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कल्चर है, तो इसको हम लोग अभी डीपली आगे चलेंगे। स्पिरिचुअली आप देखो तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी में पहले देखो फैमिली। ओके, तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे पहले एक फैमिली से स्टार्ट होता है। तो देखो फैमिली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ इंडियन कल्चर। ओके, तो जो हमारे कल्चर का सबसे जरूरी पार्ट है वो है फैमिली। ओके, तो फैमिली में आप इंडिया हैज हैड अ प्रिवेलिंग ट्रेडिशन ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम। ओके, तो हमारे आप सब लोग देख लो कि आपके फैमिली में आपकी मम्मी पापा भाई बहन सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये हमारी पूरी एक फैमिली रहती है। तो ये सबसे बेसिक चीज है जो हमारे इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे आप लोग इतने रिलेशन है, जैसे कि मम्मी पापा सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो ये एक हमारी फैमिली रहेगी। तो ये सबसे पहली चीज है। उसके बाद है मैरिजेस। इंडिया में आप देखो तो सब अलग अलग तरीके के मैरिज मतलब में सबके ट्रेडिशन अलग अलग है। कोई अपने धर्म के हिसाब से शादी करेगा। ओके, तो आप देखो यहाँ पे इंडिया में अरेंज मैरिज होते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ या फिर अलग अलग देश में देखोगे तो वहाँ पे लोग अरेंज मैरिज के काफी कम है, वो लोग लव मैरिज या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा ही है कि वहाँ पे अरेंज मैरिज पहले फैमिली एक दूसरे को चॉइस देते कि आपको इसके साथ शादी करने के लिए आप रेडी हो। तो इस तरीके से वो फैमिली, अगर फैमिली एग्री हो गई तो उसके बाद वहाँ पे मैरिज हम लोग सेट कर पाते। तो इस तरीके से अरेंज मैरिज होता है इंडिया में। आप देखो डिवोर्स रेट इज एक्सट्रीमली लो। हमारे इंडिया में जो डिवोर्स केसेस है वो काफी कम है। मेहंदी हसन ले गया प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। वो मेरे सामने कम हो कौन है ये? 148 प्लीज म्यूट योर माइक। बोला उठा पटेल पीयूष। ओके, तो इस तरीके से हमारे फॉरेन कंट्रीज के अगर आप उनके साथ कंपेयर करोगे तो हमारे इंडिया में 50% से भी ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स से कम है डिवोर्स केसेस। तो इस तरीके से हमारे ये जो मैरिज सिस्टम है वो भी काफी सक्सेसफुल है। और एक बात है नमस्ते। ओके, हम लोग कहीं पे भी जाएंगे इंडिया के, अगर कोई भी आपको बाहर फॉरेन में या फिर कोई भी जगह पे मिलेगा तो आपको वो नमस्ते, नमस्कार, नमस्कारा, नमस्कारम, वड़कम या फिर नमस्कार, ये जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ये शब्द है, इस तरीके से आप लोग को वो लोग सामने आप लोग को जब पहले फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो इस तरीके से आपको वेलकम करेंगे, नमस्कार। ये एक कॉमन स्पोकन है पूरे इंडिया में। आप देखो तो उसका मीनिंग ये है कि आई बो टू यू, मतलब मैं आपको नमन करता हूँ झुक के, कि आप आपका वेलकम करता हूँ। इस तरीके से एक नमस्ते हमारे इंडिया का सबसे बड़ा एक वर्ड है नमस्ते। आप देखोगे कि जब
डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे आए थे अहमदाबाद में, तब उनका नाम ही रखा था नमस्ते ट्रम्प। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा शब्द है हमारे देश में, नमस्ते। तो ये ओके, आर्किटेक्चर आप देख लो तो इंडिया आर्किटेक्चर हैज इवॉल्व थ्रू द वेरियस एजेस ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ द कंट्री। ओके, तो अलग अलग आप स्टेट्स देख लो या फिर अलग अलग जो हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से वहाँ पे आर्किटेक्चर अलग अलग होगा। आप देखो जब राजा रजवाड़ा लोग थे तब उन्होंने अपने अपने एरिया में, जब वो अलग अलग राज्य हुआ करते थे पहले हमारे देश में, जो रजवाड़ा लोग थे, तो वो लोग ने अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से पूरे जो उनके महल है या फिर उनके जो अलग अलग जहाँ पे वो लोग युद्ध क्षेत्र या फिर किला बनाते थे, तो वहां से आप लोग देखो तो उनके भी अलग अलग आर्किटेक्चर थे। उसके अलावा उसके बाद जब मुगल आए तो मुगल ने अलग अलग जगह पे अपने अपने पूरा एक पूरा अपने अपने तरीके से उन्होंने एक ताजमहल देखो आप लोग, तो ताजमहल भी उसी की एक देन है कि जब मुगल साम्राज्य था तब उस टाइम पे उन्होंने ये ताजमहल को खड़ा किया था। तो अलग अलग स्टेट्स के आप साउथ में जाओ या नॉर्थ में जाओ, ईस्ट में जाओ या फिर कहीं पे भी इंडिया में आप कोई भी जगह पे जाओ, तो जब हिस्ट्री में आप देख लो तो अलग अलग राजा ने अपने हिसाब से वहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया। तो ये एक यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी है हमारे देश में जो पूरे इंडिया को जोड़ती है कि यहाँ पे बड़े विविधता, लेकिन वहाँ पे हम लोग को एकता देखने को मिलेगी। खान पान देखो आप लोग सबका अलग अलग है। पहले हिस्ट्री में ऐसा माना जाता था कि हमारा जो देश है वो मसालों मसालों का देश है। फॉरेन कंट्रीज अलग अलग स्टेट जो कंट्रीज है वहाँ पे हम लोग ये हमारा मसाला का जो है वो हम लोग पहले सप्लाई कर देते हैं। इंडियन मसाला जो है मसाला वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। तो लोग वहाँ से इंडिया में स्पेशली जब फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा इंडिया आया था तो वो लोग को वहाँ से तब ये मसाले की खोज में आया था कि यहाँ पे इंडिया में एक हिंदुस्तान है, वहाँ पे ऐसा कुछ अच्छा ये है, तो इसकी वजह से वहाँ से वो लोग यहाँ पे आए थे। तो इस तरीके से ये हमारे जो देश है वो मसालों का देश माना जाता है उस टाइम पे। तो आप देखो इसके तीन मेजर कैटेगरी है उसमें, सत्व, रजस और तमस, ये तीन संस्कृत शब्द है। सत्व, रजस एंड तमस, ये तीनों जो मसालों के लिए माने जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों हमारे इंडिया का खान पान रहता है। अब इसमें देखो आप अलग अलग तरीके के खान पान, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड मेडिटेरियन, अलग अलग जो ये है सेंट्रल एशिया या फिर मिडल ईस्ट या फिर मेडिटेरियन, तो हर जगह पे आप लोग को अलग अलग तरीके के खान पान मिलेंगे। मेजर टाइप्स ऑफ कश्मीर देखो आप लोग, तो नॉर्थ इंडिया में आप देखो तो मुगलाई, पंजाबी, कश्मीरी, उससे आप बोल जाते जाओगे तो पंजाबी आप लोगों को मिलेगा, कश्मीरी मिलेगा या फिर मुगलाई मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से फूड है। उसके बाद वेस्टर्न खान पान में आप देखो तो गुजराती, महाराष्ट्रियन, राजस्थानी एंड गोवन, मतलब में आप लोग नॉर्थ इंडिया में वेस्ट इंडिया में जाओगे तो आप लोग को गुजराती, मराठी, राजस्थानी एंड गोवन ये आप लोग को खाने को मिलेगा। ईस्टर्न में आप देखो तो बंगाली खाना मिलेगा आपको, बंगाली में आप लोग फिश रहेगा या फिर उनकी जो अलग अलग रहेगी जो रसगुल्ला, ये सब अलग अलग तरीके के आप लोग को वहाँ पे खान पान मिलेंगे। अलग सब स्टेट्स की या फिर सब एरियाज की अलग अलग अपनी अपनी वेराइटीज होती है, तो वो वहाँ पे आप लोग को मिलेगी। साउथ इंडियन में आप लोग जाओगे तो आप लोग को साउथ इंडियन फूड मिलेगा, या फिर इडली सांभर या फिर डोसा, ये सब साउथ इंडियन फूड है। तो वो आप लोग देखो वहाँ पे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थाली में लेके खाते हैं, थाली में लेके खाते हैं। लेकिन तो साउथ इंडिया में जाओगे तो आप लोग को थाली पे नहीं, एक केले का जो the पत्ता only रहता है thing is उसके ऊपर आप लोग को मैं खाने जो को मिलेगा। है मैं अरे क्यों कहें तो माइक माइक म्यूट करो या करो। ओके, तो इस तरीके से आप लोग साउथ इंडिया में जाओगे तो साउथ इंडिया का पूरा फूड आप लोग को अलग मिलेगा, और नॉर्थ ईस्टर्न में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोग को अलग अलग तरीके के खाने की अलग अलग वेराइटीज मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोग इस खान पान में भी हमारा पूरा देश में विविधता काफी आप लोग को देखने को मिलेगी। और फॉरेन कंट्रीज के लोग तो काफी इसके बारे में है कि इतनी सारी वेराइटीज होने के बावजूद भी यहाँ पे लोग ये एकता में कैसे रहते हैं। तो ये एक काफी हमारे लिए भी काफी अच्छी चीज है। उसके बाद देखो आप लोग क्लोथिंग,
पूरे इंडिया में आप लोग कहीं पे भी जाओगे तो सबके ड्रेसेस आप लोग को जो ड्रेसिंग सेंस है वो सबकी अलग अलग रहेगी। ट्रेडिशनली जो हमारा इंडियन क्लोथ्स है वो है धोती और कुर्ता। मतलब में पहले लोग सब लोग हमारे इंडियन में धोती कुर्ता और जो फीमेल है उनके लिए साड़ी। ओके, ये हमारी इंडियन कल्चर है। उसके अलावा भी आप देखो तो जब आप अलग अलग नॉर्थ इंडिया साइड जाओगे आपको तो वहाँ पे चूड़ीदार और कुर्ता पैजामा ये भी आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एक अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर है। उसके बाद यूरोपियन स्टाइल आ गया हमारे इंडिया में। उसके बाद हम लोग ट्राउजर्स एंड शर्ट शर्ट में हम लोग सब लोग देखने को मिल रहे हैं। मतलब में पहले हमारे इंडिया में ये ट्राउजर और सब इतना नहीं चला था, लेकिन जब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया तो उसके बाद से हम लोग उनको फॉलो करते करते ये ट्राउजर और शर्ट पे आ गए। तो पहले हमारे देश का मेन कल्चर यही था, धोती कुर्ता और या कुर्ता पैजामा। ये हमारा कल्चर है। और लेडीज लोग की साड़ी भी आप देखो तो हर स्टेट की आप लोग को अलग अलग देखने को मिला। आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ पे उनका पूरा ड्रेसिंग सेंस अलग है। पूरा विमेन फीमेल जो है उनकी ड्रेसिंग सेंस पूरी अलग रहेगी। आप गुजरात में जाओ तो गुजरात में गुजराती साड़ी अलग से, बंगाल में जाओगे तो बंगाली, या फिर महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र की भी पूरी अलग स्टाइल है। तो इसी तरह से हर स्टेट की अलग अलग आप लोग को क्लोथिंग देखने को मिलेगी। उसी तरीके से महाराष्ट्र मेन या फिर गुजराती आप देखो तो कच्छ या फिर आप सौराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को पूरे अलग स्टाइल में आप सबको मिलेगा। अगर आप नॉर्मली सूरत से या फिर दक्षिण गुजरात से इस तरफ आओगे तो आप लोग को सब लोग नॉर्मल शर्ट पहन में मिलेंगे। लेकिन आप सौराष्ट्र में जाओगे काठियावाड़ में तो वहाँ पे आप लोग देखो कच्छ में देखो तो वहाँ पे उनकी पूरी कपड़े की जो स्टाइल है पूरी अलग है। तो ये इस तरीके से स्टेट स्टेट वाइज में भी अलग अलग आप लोग को क्लोथिंग मिलेगी। हाँ, उसके बाद है सोसाइटी। ओके, समाज। जो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे समाज, ये हमारा समाज हो, इसी तरह हमारे समाज तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में कि इसी के जरिए हम लोग अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो समाज का भी बहुत बड़ा रोल रोल रहता है हमारी फैमिली में। तो स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की मतलब में आप अपनी फैमिली को साथ में लेके जाए। जो सोशल हायरार्की है वो जो वंश मिला जो हम लोग जो पुराने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उसके बाद पेरेंट्स थे, फिर हम लोग हमारे चिल्ड्रन, वैसे हमारी पूरी हायरार्की चलती रहती है वंश मिला। एक के बाद एक पूरे फैमिली में हम लोग साथ में मतलब हमारा अगर हम एक सिंगल आप दादा को देखो तो दादा के भाई होंगे, वो उसके अंकल, फिर उनके फैमिली मेंबर्स। मतलब हम पूरे एक फैमिली बन के साथ में चलते थे। इस तरीके से हम लोग एक फैमिली साथ में रह के चलते हैं एक सामाजिक तौर पे। अगर कुछ फंक्शन हुआ, कुछ मैरिज हुआ या फिर कोई किसी का डेथ हुआ तो सब पूरा फैमिली एक साथ मिलके हम लोग उनका ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता है। तो इस तरीके से फैमिली साथ में रह के हम लोग कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद पेट्रियार्ची मतलब पितृत्व। जो पितृसत्ता हमारे देश हमारा भारत जो है वो आप सबको मालूम होगा पितृसत्ता वाला देश है कि जो फादर के पास होगा वो उसके सन को मिलेगा, या फिर उसके जो ग्रैंडफादर के पास होगा वो उसके ग्रैंडसन को मिलेगा। इस तरीके से एक के बाद एक जो पेरेंट्स के पास है, जो उसके पितृत्व के पापा के पास है, वो उसके सन को ऑटोमेटिकली मिलेगा। इस तरीके से हमारे देश की हमारी सोसाइटी है। कास्ट सिस्टम आप सबको मालूम ही होगा, अलग अलग एरिया वाइज आप लोगों को कास्ट सिस्टम अलग अलग देखने को मिलेगी। सिर्फ आप अपने वलसाड़ में देखो या फिर सिर्फ साउथ गुजरात में देखो तो कितने सारे आप लोग को कास्ट देखने को मिलेगी। इस तरीके से पूरे इंडिया में अगर आप देखो तो कितनी सारी कास्ट होगी। तो ये कास्ट सिस्टम भी हमारे इंडिया में है। ओके, तो अभी तो काफी सारे उसके ऊपर चेंजेस आ रहे हैं और कुछ ना कुछ डिबेट होती रहती है कास्ट के बारे में। आप देखो तो काफी बार उसके बारे में झगड़े भी हुए हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। जॉब के लिए भी आप लोग को कास्ट सिस्टम काफी इफेक्टिव रहती है। अगर आप लोगों को जॉब लेनी है तो वहाँ पे आप लोग को पहले कास्ट पूछ जाएगी दिया गया है कि आप कौन सी कास्ट से हो, आपकी परसेंटेज क्या है। तो ये भी एक मैटर करेगा कास्ट सिस्टम। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजन्स। ओके, तो अलग अलग तरीके के रिलीजन है हमारे यहाँ पे, तो उनको भी सबको साथ में मिलके हम लोग को चला है। हर धर्म की अलग अलग प्रथा होती है तो उसके हिसाब से हम लोग को उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये भी एक जरूरी चीज। उसके बाद ट्रेडिशनली इंडियन फैमिलीज। ओके, तो ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में क्या हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। काफी सारे आप लोग को देखोगे एक फैमिली में काफी सारे मेंबर्स, लार्जर ज्वाइंट फैमिलीज। पूरे इंडिया में आप देखो तो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप गांव में ही देखो, मोस्टली रूरल, तो वहाँ पे आप लोग को ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा देखने को मिलेगी। एक ही घर के अंदर आप लोग के काफ़ी सारे 10-12 मेंबर एक साथ रहते होंगे। तो ये एक ज्वाइंट फैमिली है। उसके अलावा आप मॉडर्न में अभी देखो तो हर सिटीज़ में ये ज़्यादा हो रहा है कि मॉडर्न न्यूक्लियर फैमिली मतलब में एक विभक्त अपने फैमिली से अलग पहुँच के
वो लोग सिटी में अलग से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो ये एक अलग अभी ट्रेंड चालू हो गया हमारे इंडिया में कि वो लोग अपनी खुद की फैमिली अलग से वो लोग विभक्त फैमिली सिंगल रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से भी हमारे इंडिया में ये अभी नया ट्रेंड चालू हुआ है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली बन के रह सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की हमारी सोसाइटी है। इसमें आप देखो कस्टम्स क्या क्या हमारे यहाँ पे रिवाज या प्रथा है। आप देखो हमारे इंडिया में तो सबसे पहला रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। ओके, तो हम लोग हमारे जो एल्डर्स है उनको हम लोग मान सम्मान देते हैं। आप देखो काफी सारे हम लोग काफी सब लोग आप देखो कि हम अपने पेरेंट्स को या फिर अपने ग्रैंड फादर या पेरेंट्स को या फिर फैमिली मेंबर्स में जो हमसे बड़े हैं उनको आप लोग हम आप या आपके नाम से बुलाते हैं। हम लोग किसी को तूता में नहीं बुलाते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। और उनको जब भी कोई फंक्शन होगा या फिर कुछ भी प्रोग्राम होगा तो आप लोग हम लोग उनको नमन करते हैं या फिर पैर छूते हैं। इस तरीके से हम लोग हमारे जो एल्डर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। कभी अगर कोई हमारा एल्डर हमारे सामने कुछ बोल रहा था हम लोग वो उनके सामने नहीं बोलेंगे, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में आप फॉरेन में जाओगे तो आप लोग को वहाँ पे ये सब नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पे अगर किसी पेरेंट्स ने किसी को बच्चे को मार दिया तो वो वहाँ पे सीधा केस कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा ये सब है कि अगर पेरेंट्स ने या फिर एल्डर्स ने कुछ बोल दिया या फिर आप लोग को कुछ गलत करने में मारा तो फिर हम लोग यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट के तौर पे इसको छोड़ देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारी रिस्पेक्ट हम लोग देते हैं उनको। उसके बाद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। ओके, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरेंट्स को या फिर अपने जो एल्डर्स हैं उनको ही, हम एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर हम लोग हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स है या फिर जो दूसरे नेबर्स है तो उनको भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं कि ऐसा चलो ये हमारे आसपास के लोग हैं या फिर हमारे समाज में या फिर हमारी फैमिली के साथ जो क्लोज है हम उनको भी रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक काफी अच्छी चीज। अगर हम लोग कहीं पे बाहर जा रहे हैं तो किसी अगर कोई आपको कोई अनजान व्यक्ति मिल गया तो आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो ये एक हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम लोग किसी दूसरे को भी हम लोग अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद है बीइंग हेल्पफुल। ओके, तो ये भी हमारे एक कल्चर की सबसे बड़ी चीज बात है कि हम लोग दूसरों को हमेशा हेल्पफुल होते हैं कि हम लोग दूसरों को मदद करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग जाके उसको हेल्प करते हैं। आप देखो तो कहीं पे अगर रास्ते में कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग सडनली वहाँ पे जाके रुक जाते हैं और उसको उसकी पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उसको हेल्प करते हैं। तो ये हमारे इंडियन कल्चर में ही है कि हम लोग दूसरों को हेल्प करें। अगर आप लोग दूसरी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को ये सब देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो अगर कोई किसी को कुछ हुआ तो वो लोग वहाँ पे खुद हेल्प नहीं करेंगे। या फिर दूसरों को जो जो वहाँ की जो ऑफिशियल बॉडी है उनको वो लोग कांटेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ पे आ जाओ। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपनी खुद की गाड़ी में भी बिठा के उसको सडनली हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो ये एक तरीके से हमारे इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी ये सभ्यता मानी जाएगी कि हम लोग दूसरे को हमेशा हेल्पफुल करते रहे। कोई किसी भी प्रॉब्लम में होगा तो हम लोग वहाँ पे उनको जरूर हेल्प करेंगे। तो ये हमारे लिए काफी अच्छी एक बात है। ट्रीट गेस्ट एज अ गॉड। ओके, तो आप सबको मालूम ही होगा कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आया तो हम लोग उसको एक भगवान के रूप में मानते हैं कि हाँ हमारे घर पे गेस्ट आए तो आज उनके लिए थोड़ा अच्छे से अपने घर को भी सजाएंगे, उनके लिए अच्छा खाना भी बनाएंगे और उनके साथ बैठ के अच्छे से बात भी करेंगे। तो ये एक ट्रेडिशन है हमारे इंडिया का। अभी तो पूरा काफी चेंजेस आ रहे हैं हमारे फैमिली उसमें समाज में या फिर फैमिली में। पहले पूरी तरीके से हम लोग को जो मेहमान आ रहा है उसको अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा चेंज हो रहा है सब फैमिली का। अगर कोई ऐसा अब मेहमान आ गया जिनको वो लोग पसंद नहीं करते तो वहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपके फैमिली मेंबर में से अगर कोई आपके मामा या फिर कोई आपकी मासी या फिर कोई आपके रिलेटिव जो आपको क्लोज है या फिर अच्छे फ्रेंड है जो आपके घर पे गेस्ट के तौर पे आते हैं तो आप उस टाइम पे उनको अच्छे से ट्रीट करोगे। और जो मतलब एक भगवान को जैसे हम लोग पूरी पूजा पाठ करते हैं वैसे ही उनके लिए भी हम लोग अपने घर में सब तैयारी करते हैं। तो ये हमारे इंडियन कल्चर है जो हम लोग एक गेस्ट को भी एक भगवान का दर्जा देते हैं। तो ये हमारे रीति रिवाज में ये सब है जो आप देख सकते हो। रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, रिस्पेक्ट वन अनदर, बीइंग हेल्पफुल एंड ट्रीट गेस्ट एज अ गॉड। ये हमारा कल्चर में इसके अंदर कस्टम्स में आएगा। रीजनल डाइवर्सिटी आप देखो तो अलग अलग जगह पे आप लोग देखो हमारे इंडिया का जो ये पूरा बायोलॉजिकल एक जियोग्राफिकल आप मैप देखो तो हर स्टेट में हर जगह पे आप लोग को अलग अलग तरीके के और आप वहाँ का पूरा कल्चर ये लगेगा। आप देखो पंजाब साइड पे जाओ तो जाओगे तो वहाँ पे आपको सीधा एकदम स्ट्रेट
पूरा एरिया मिलेगा। ओके, तो इसी तरीके से आप अलग अगर दूसरी जगह पे जहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़्यादा है तो वहाँ पे अलग अलग है। राजस्थान में जाओ तो आप लोग को वहाँ पे पूरा रेत वाला इलाका मिलेगा। ओके, तो आप साउथ साइड पे जाओ तो वहाँ पे पूरी तरह पूरे सी एरिया है, वहाँ पे आप लोग को नारियल ये सब ज़्यादा में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से सब स्टेट्स में अलग अलग तरीके के अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज है, तो उस एरिया के हिसाब से सब लोग अपने रहन सहन अलग से रखते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है पूरे इंडिया में भी। आप देखो कभी भी बारिश ऐसा हमारा एक इंडिया ही ऐसा है कि जहाँ पे आप लोग को धूप बारिश और ठंड अलग अलग आप लोग को टाइम पे अलग अलग होगा। नहीं तो फिर दूसरे कंट्री में आप जाओ तो वहाँ पे कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप पड़ती धूप गिरती है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में एटमोसफियर भी हम लोग को साथ देता है। तो ये हमारे भारत के लिए काफ़ी हम लोग के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब देखो लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो बोली है वो हमारे इंडिया में बोली जाती है। देयर आर 415 लिविंग लैंग्वेजेस, लेकिन ये ओल्ड है। मैं कल ही मैंने उसको सर्च किया तो 950 9,1500 लिविंग लैंग्वेजेस है हमारे इंडिया में। तो इस तरीके से आप देखो तो पूरे इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, 19,500 टोटल लैंग्वेजेस है। और टू ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश। आप देखो तो जो ऑफिशियली लैंग्वेज है जो गवर्नमेंट ने जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और इंग्लिश, इसको ऑफिशियली कम्युनिकेशन के लिए रखा हुआ है। अदर लैंग्वेजेस इंक्लूड द गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी एंड मैनी मोर। हर स्टेट की अलग अलग बोली रहेगी। तो ये हर मैंने बोला जैसे 22 लैंग्वेजेस ऐसी है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। 22 लैंग्वेज जो हमारे अलग अलग स्टेट्स वाइज उसको सेग्रीगेट किया है। तो ये लैंग्वेजेस भी हमारे लिए विविधता में एकता जैसा है कि हम लोग अलग अलग बोली बोल लैंग्वेजेस बोल रहे तो भी एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते हो। काफ़ी बार आप देखो साउथ इंडियन जो तमिल बोलेगा या फिर तेलुगु बोलेगा वो पहले आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर उनके साथ थोड़ी बातचीत करोगे या फिर उसके उनके रिएक्शन देखो, हाव भाव देखोगे तो उसके ऊपर उससे भी पता चलेगा कि ये क्या बोलना चाहता है। तो ये भी काफ़ी हम लोग को सीखना चाहिए जब भी टाइम मिले। तो हम लोग अगर ये EBSB के द्वारा भी हम लोग दूसरे स्टेट्स के कैडेट्स के साथ आप लोग बात कर सकते हो। और कहीं पे अगर आप लोग कैंप में गए तो कैंप में जाके जो अलग स्टेट्स के जो आए हैं कैडेट्स उनके साथ बातचीत करो, उनकी भाषा सीखने का कोई ट्राई करो। तो आप लोग डेफिनेटली ये सीख पाओगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोग को, क्योंकि आपका अभी फ्यूचर काफ़ी लंबा है। आप फ्यूचर में कहीं पे भी अगर आपको जॉब मिलेगी या फिर अगर वहाँ पे अगर आप लोग टूरिस्ट के तौर पे गए तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर रखो अपने पास और कभी भी वहाँ पे जाओ तो उनके साथ थोड़ा बातचीत करो, उनके टच में रहो। तो ये आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पूरे इंडिया में हम लोग को कभी भी कहीं भी जाने का चांस मिल सकता है। अगर एज ए एनसीसी के जगह आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे कैंप हो रहे हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पे भी जाने के लिए ट्राई करें। जिससे हमारे प्रिंसिपल सर ने कल बोला कि हम लोग ऐसा प्लान करें कि यहाँ से अलग अलग स्टेट्स के कैडेट को यहाँ पे बुला के हम लोग एक नेशनल लेवल का कैंप करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। हमारे गुजरात का कल्चर आप लोग को उनको रिप्रेजेंट करना है, वो अपना रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से आप उनके टच में रहो और नया नया कुछ सीखने की ट्राई करो। लैंग्वेजेस जैसे बताया मैंने, इसे यहाँ पे लगा 1576 मदर टंग, लेकिन 19,500 लैंग्वेजेस है हमारे। टू मेजर ग्रुप्स है उसमें भी, इंडो यूरोपियन और इंडियो आर्यन लैंग्वेज। अब हम सबको मालूम होगी जब स्टार्टिंग में आर्यंस एंड द्राविडियंस इस तरीके के लोग हमारे इंडिया में बाहर से आए थे और जो अपनी अपनी लैंग्वेजेस की छाप हमारे ऊपर छोड़ के गए थे। तो वही इंडो एरियन आर्यंस द्राविडियन लैंग्वेजेस जो हम लोग अभी बोलते हैं। आप नॉर्थ इंडिया में जाओगे, नॉर्थ इंडिया साइड पे, तो वहाँ पे आपको गुजराती, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सिंधी, बंगाली और उड़िया, ये इस तरीके से अलग अलग मतलब में आप ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको ये अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप साउथ इंडियन साइड पे जा रहे हो तो वहाँ पे तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु, ये जो साउथ इंडियन साइड पूरी उनकी अलग ही लैंग्वेज है। तो उनको भी आप लोग को सीखना है और उनकी जो अल्फाबेट है उसको थोड़ा आपको समझना है कि वो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। बम जायसवाल। ओके, तो ये अलग अलग लैंग्वेजेस के तौर पे हमारे देश में देखो तो आप लोग को लैंग्वेज भी काफी है। एक ही लैंग्वेज आप अगर अपने एरिया वाइज जाओगे तो वहाँ पे भी आप लोग को मदर टंग अलग देखने को मिलेगी।
आप देखो सिर्फ गुजरात में या फिर साउथ गुजरात में देखो तो वहाँ पे आप लोग को गामित, चौधरी, कोंकणी, ये सब अलग अलग तरीके की आप लोग को भाषा, आप वलसाड़ में देखो तो वलसाड़ की भाषा अलग है, आप भरूच में जाओगे तो अपने भरूच की म्यूट भाषा करते हैं तब अलग है सुनाई वहाँ देता पर। है। हेलो, और आ रहा है क्या? प्लीज अनम्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। कौन है? प्रकाश। ओके, अब आप हम लोग बात करेंगे रिलीजन्स की। तो आप देखो पूरा हमारे इंडिया में कितने सारे ऐसे रिलीजन्स है जो हर कंट्री के आप लोगों को रिलीजन यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, जिसमें आप देखो इंडिया बर्थ प्लेस इज हिंदुइज्म, हमारा जो मेन जहाँ हमारा जो प्लेस है वो है हिंदुइज्म। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, कलेक्टिवली नोन एज ए इंडियन रिलीजन। ओके, तो ये जो अलग अलग जो रिलीजन है वो हमारे इंडिया में आपको देखने को मिलेगी। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियसली डाइवर्स नेशन। तो अलग अलग विविध वाले धर्मों वाला देश है हमारा भारत। तो आप उसमें भी देखोगे काफी सारे ऐसे धर्म रहेंगे वहाँ पे। रिलीजन में आप देखो तो मेजर रिलीजन्स, ओके, इसमें थोड़ा चेंज है। 80.4 की जगह पे अभी 79.8 हिंदू हमारे भारत में है। सबसे मेजर रिलीजन हिंदुइज्म है, उसमें 79.8। अभी जो नया लेटेस्ट आंकड़ा है मेरे पास वो है 79.8 हिंदूज हमारे इंडिया में है। उसके बाद है इस्लाम धर्म में आप देखो तो इसमें 13.4 है, लेकिन अभी का नया लेटेस्ट 14.2। 14.2 इस्लाम धर्म के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं। इसके अलावा आप लोग को बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो हमारे इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। मतलब में हर धर्म का अलग अलग उनका प्रेयर स्थल भी अलग होगा, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देखो, या फिर क्रिश्चियन का चर्च देख लो, तो उनका धर्म के हिसाब से आप लोग उनके अलग अलग धर्म स्थल भी रहेंगे। तो हर धर्म के अलग अलग रूल्स भी है, अलग अलग रूल्स में लोग अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, लेकिन सबका मालिक है। मतलब ये सब धर्म के एक ही भगवान को समझ के, अगर आप लोग आर्मी में देखो या फिर आप लोग डिफेंस की किसी भी आप लोग वहाँ पे जाओगे विजिट के लिए, तो आप देखो वहाँ पे वो लोग ने सर्वधर्म स्थल, एक ही प्लेस पे आप लोग सर्व धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे वो लोग पूजा भी करेंगे, नमाज भी अदा करेंगे, चर्च की प्रेयर भी करेंगे। ये सब आप लोग को आर्मी के जो सर्वधर्म स्थल जहाँ पे मंदिर वो लोग बनाते हैं वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे इंडिया में एक ऐसा ये है कि हम सब लोग भले धर्म अलग अलग है, हमारे भगवान अलग है, लेकिन हमारा धर्म सब मतलब हमारा भगवान सबका एक ही है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में ये काम चल रहा है। Plays and central definitive role in the lives of most people. Okay, हम लोग भले अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपने अपने धर्म को मान के भी हमारे लिए हमारा सबका भगवान एक है। इस तरीके से हम लोग पूरे इंडिया में रहते हैं। तो फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज भी आप देखो हमारे इंडिया में काफी सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग साथ में मिलके मनाते हैं। हर फेस्टिवल का अलग अलग एक हेतु होता है, उद्देश्य होता है कि वो हम लोग किस लिए मनाते हैं। उसकी हिस्ट्री देखो तो वो किस लिए बनाई जाती है, उसके लिए पीछे क्या क्या बेनिफिट्स है। हर धर्म के और हर फेस्टिवल के अलग अलग आप लोग को उसके ये देखने को मिल जाएगी। आप देखो तो नेशनल हमारे हॉलीडेज कौन कौन से है या फेस्टिवल हम लोग कौन से मनाते हैं। तो सबसे पहले देखो इंडिपेंडेंस डे 1947 में 15 अगस्त को हमारा जो भारत देश है हिंदुस्तान, वो ब्रिटिश रूल से फ्री फ्री जब मिला था हम लोग को, तो उस दिन को हम लोग 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जिस दिन हम लोग स्वतंत्र हुए थे। तो उस दिन को हम लोग नेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाएंगे 15 अगस्त को। अभी रिसेंटली हम लोग कुछ दिनों के बाद रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 1950 में हम लोग, और हमारा जो प्रजासत्ताक जो हम लोग को एक लोकशाही देश की मान्यता मिली थी, और हम लोग ने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम लोग ने उस टाइम पे एस्टेब्लिश किया था। तो ये रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम लोग ने एस्टेब्लिश किया था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और एक गांधी जयंती, महात्मा गांधी का बॉर्न 2 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी को हम लोग गांधी जयंती के तौर पे मनाते हैं। इस तरीके से हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल है। हार्वेस्टिंग फेस्टिवल देखो कि जैसे जैसे मौसम होता है उसके हिसाब से अलग अलग स्टेट्स में आप देखो तो अपने जो खेती प्रिय स्टेट्स है जहाँ पे ज्यादा फार्मिंग या खेती होती है, तो वहाँ पे इस तरीके से हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे कि हार्वेस्टिंग में देखो तो
संक्रांति मतलब में मकर संक्रांति, उत्तरायण जो हम लोग मनाते हैं वो पोंगल और ओणम, ये अलग अलग तरीके के फेस्टिवल है। आप पंजाब साइड पे जाओगे तो वहाँ पे लोहड़ी मनाते हैं। तो इसी मतलब मोस्ट ऑफ ये जो होता है वो जनवरी में आप लोग देखो तो उस टाइम पे ये सब फेस्टिवल रहते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो ये हमारे लिए हार्वेस्टिंग है। इसके अलावा आप देखो रिलीजियस फेस्टिवल्स भी अलग अलग है। हमारे हिंदू धर्म में आप देखो सबसे बड़ा अगर कुछ त्योहार है वो है दिवाली। ओके, गणेश चतुर्थी काफी अभी काफी लोग उसको भी काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं। गणेश चतुर्थी तो हम लोग काफी सब साथ ही मिलकर गणपति की स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं 10 दिन, या फिर कोई अपने हिसाब से अपने अपने दिन रखता है और उतने दिन की पूजा करता है। होली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, दशहरा, दुर्गा पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, ईद एंड रमजान। तो ये हर अलग अलग धर्म के अलग अलग सब लोग अपनी अपनी फेस्टिवल को मनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो ये भी हमारे इंडिया में ऐसा है कि यहाँ पे हम लोग इतने सारे फेस्टिवल भी एक साथ आप देखो हर मंथ में आप लोग को एक या दो तीन फेस्टिवल एक साथ आप लोग अगर हम लोग मनाते हैं। तो ये हम लोग को एकजुट रखने के लिए या फिर हमारा जो हम लोग बिलीव करते हैं उसको पक्का करने के लिए हम लोग ये फेस्टिवल हर साल मनाते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंडिया में भी ये काफी हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर ये फेस्टिवल मनाते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स आप देखो तो हर स्टेट का अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा। हर स्टेट अपना अपना जो कला है वो वहाँ पे इसके अंदर प्रदर्शित करेंगे। तो ये आप देखो तो सबसे पहले इंडियन डांस टू द डाइवर्स फोक डांस एंड क्लासिकल फॉर्म्स। ओके, तो वो डाइवर्स फोक तो अपने अपने फोक अपने अपने एरिया में जो वो लोग डांस करते हैं या फिर अपना जो मतलब उत्साह मनाते हैं तो वो एक डांस के तौर पे भी मनाते हैं। तो वहाँ पे उनका फोक डांस या फिर आप क्लासिकल फॉर्म में भी देखो जो वो लोग स्टेज के ऊपर आप लोग क्लासिकल डांस करते हैं। आप लोग अपने अपने एरिया में जब आप लोग कोई फेस्टिवल है या फिर कोई उत्सव मनाने जाओगे तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से अपने एरिया में वहाँ का फोक डांस करेंगे। आप देखो डांस में जाओगे तो वहाँ पे डांगी डांस आप लोग को देखने को मिलेगा। ओके, तो हर तरीके के आदिवासी नृत्य आप देखो हर अलग अलग एरिया में। तो हर अब हम लोग सब मिलके गरबा करते हैं। तो ये एक तरीके का हमारा फोक डांस है। among the well known folk dance are the भंगड़ा। ओके, पंजाबी लोग को देखो आप जब उनके यहाँ पे कोई फंक्शन होगा या फिर कोई फेस्टिवल होगा तो वो लोग सब मिलके भंगड़ा कर रहे हैं वहाँ पे। ओके, बिहू ऑफ आसाम, आसाम का डांस है बिहू। ये भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोग को हर स्टेट में कौन कौन सा डांस कौन कौन सा आर्ट उनका परफॉर्मिंग आर्ट है उसके बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए। काफी बार ये एग्जाम्स में काफी बार मैंने देखा ये बिहू कहाँ का डांस है तो काफी कैडेट्स को मालूम नहीं रहता। बिहू एक आसाम का डांस है। उसके बाद द सोना चौ इज ऑफ झारखंड, ओडिसी फॉर ओडिशा, घूमर ऑफ राजस्थान, डांडिया एंड गरबा ऑफ गुजरात, लावनी ऑफ महाराष्ट्र। तो ये अलग अलग स्टेट्स के उनके अलग अलग नाम है। जैसे आप देखो लावनी काफी फेमस डांस है महाराष्ट्र का। वहाँ पे आप लोग देखो वो लोग सब साथ लावनी डांस करते हैं। गुजरात में तो आप सबको मालूम ही होगा डांडिया एंड गरबा, वो हमारा फेमस फेस्टिवल है और सब लोग हम लोग हमारा ये लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान में आप देखो तो वहाँ का एक ट्रेडिशन है घूमर। तो वो लोग अपने हिसाब से वो परफॉर्मिंग डांस वहाँ का करते हैं। तो ये भी हर स्टेट का अलग अलग रहेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप देखो थिएटर्स में पहले के समय में क्या था कि ये जो सिनेमा हॉल नहीं थे तो उस टाइम पे थिएटर्स चलते थे हमारे पूरे इंडिया में। तो नाटक के रूप में या फिर अलग अलग जो थिएटर्स के रूप में या फिर कुछ इस तरीके से प्रोग्राम चलते थे फोक थिएटर्स। तो उसमें देखो कोट्टा कुटियाट्टम ये सबसे ओल्डेस्ट हमारा थिएटर था। उसके बाद फोक थिएटर, पपेट थिएटर और मॉडर्न थिएटर, ये अलग अलग तरीके के थिएटर्स फिर उसके बाद आ गए। उसके बाद डांस देखो तो फोक में देखो भांगड़ा, डांडिया, गरबा एंड घूमर। क्लासिकल में भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी एंड ओडिसी। ये फोक डांस में आएंगे घूमर और गरबा, और ये भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और ओडिसी ये आप लोग को क्लासिकल में देखने को मिलेगा। आप लोग को उनको स्टेज के ऊपर उनको डांस करते हुए आप लोग को देख पाओगे। म्यूजिक में आप देखो हिंदुस्तानी, कर्नाटिक। ओके, ये भी एक तरीके के अलग अलग म्यूजिक आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद फोक म्यूजिक कौन कौन से तो बुल्ला, भांगड़ा, भवगीती, डांडिया, लावनी, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग म्यूजिक भी रहेंगे। आज के आप लोग का डांस के साथ साथ म्यूजिक भी आप सबको अलग अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद है पॉपुलर फिल्मी हिंदी म्यूजिक में देखो आप लोग को काफी सारे अलग अलग मूवी के सॉन्ग भी और म्यूजिक भी आपको देखने को मिलेगा। ये भी हमारे लिए एक अलग तरीके का सब स्टेट वाइज अलग अलग है। कव्वाली देखो, उसके बाद रविंद्र संगीत, राजस्थानी, ये सब स्टेट्स वाइज उनके म्यूजिक और ये अलग है।
उसके बाद मॉडर्न म्यूजिक आप देखो, अभी काफी अभी ये बादशाह, हनी सिंह, ये सब चल रहे हैं। उस तरीके से इंडो पॉप म्यूजिक, रॉक एंड मेटल म्यूजिक, डांस म्यूजिक, तो हर तरह की आप ये देखो, अभी डीजे काफी फेमस हुआ हमारे मॉडर्न कल्चर में। तो इस तरीके से डांस म्यूजिक भी काफी फेमस हो रहा है। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट से हर एरिया का अलग अलग वाइज हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, ओके, तो जैसे अलग अलग हर अलग स्टेट में आप लोग खाना अलग है, उसके उसका डांस या फिर म्यूजिक आप देखो, तो उसी तरीके से हर स्टेट्स में स्टेट वाइज उनका स्पोर्ट्स भी आप लोग देखोगे तो अलग अलग आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे स्पोर्ट्स में आप देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे इंडिया में अगर अभी के समय में आप देखो तो क्रिकेट सबसे फेमस स्पोर्ट्स है, क्रिकेट। तो बीसीसीआई आप सबको मालूम, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई का पूरा नाम है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो पूरे इंडिया में से आप लोगों को अच्छे से प्लेयर्स को सिलेक्ट करके वो हमारे इंडिया की इंडियन टीम बनाते हैं। तो वही पूरे पूरे वर्ल्ड में हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इंडियन टीम के तौर पे। तो ये एक पूरी बॉडी है बीसीसीआई की, जो इंडियन क्रिकेट को काफी प्रमोट करी है। उसके बाद क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट लीग, आईसीएल है। उसके बाद आईपीएल सबसे अभी जो फेमस चर्चा में है, और अभी आप सब में सब लोग देखते होंगे और गए होंगे, आईपीएल, ओके, इंडियन प्रीमियर लीग। तो ये भी एक क्रिकेट को काफी बढ़ावा दे रहा है, आईपीएल, जिसके लिए काफी लोग इसको पॉपुलर बना रहे हैं। उसके बाद है फील्ड हॉकी। ये हमारी नेशनल गेम है फील्ड हॉकी। काफी लोग को मालूम ही नहीं होगा कि वो लोग ऐसे समझते हैं कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम है, लेकिन हॉकी एक हमारा नेशनल गेम है। मेजर ध्यानचंद का नाम आप सबने सुना होगा, मेजर ध्यानचंद, जिसकी बर्थडे को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं, 29 अगस्त, ओके। तो उन्होंने हमारे भारत को 1938 से लेकर 1954 तक हमारे देश को 4 बार गोल्ड मेडल दिलाया था। तो इसके लिए हम लोग उस टाइम पे हॉकी में काफी हमारा देश का काफी बड़ा नाम था हॉकी के अंदर, कि जहाँ पे भी हमारी इंडियन हॉकी टीम जाती है वहाँ पे हम लोग गोल्ड मेडल लेके ही आ गए। तो तब से हॉकी हमारा फेवरेट गेम हो गया। लेकिन जब से ध्यानचंद नहीं रहे, और उसके बाद 1983 में जब वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता, उसके बाद से उसको टेक ओवर करके क्रिकेट हमारे देश का पॉपुलर गेम बन गया। तो पहले पूरे इंडिया में हॉकी सबसे फेमस गेम था। और वहाँ उस टाइम पे इंडिया एंड पाकिस्तान, आप लोग ने गोल मूवी देखा होगा, गोल। तो उस मूवी के अंदर काफी सारे ऐसी हिस्ट्री बताई गई है कि हॉकी को कैसे ऊपर लाने के लिए काफी लोगों ने मेहनत की थी, ओके। तो ये भी एक हॉकी हमारे देश की नेशनल गेम है। उसके बाद आप देखो इंडियन हॉकी टीम या प्रीमियर हॉकी लीग, ओके। तो हॉकी की भी प्रीमियर लीग टूर्नामेंट होती है, आप सबने देखा होगा अभी। और फुटबॉल, सॉकर पॉपुलर इन द ईस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो गेम है वो आपको फुटबॉल ही देखने को मिलेगी। वहाँ पे इतना क्रिकेट और ये हॉकी नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे आपको फुटबॉल के प्लेयर्स काफी ज्यादा मिलेंगे। अब भाईचुंग भूटिया आप देखो, हमारे इंडियन टीम का कैप्टन, तो वहीं से बिलोंग करता है। और इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे गेम्स है, आप देखो। तो हर गेम की अलग अलग अभी लीग शुरू हुई है। आप देखो कबड्डी, प्रो कबड्डी लीग आप देखो, तो कबड्डी प्रीमियर लीग भी चल रहा है, हॉकी का भी चल रहा है, बैडमिंटन का चल रहा है। हर एरिया से हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स के प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी एक हम लोग काफी इसके ऊपर आगे आ रहे हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। आप देखो स्पोर्ट्स में कहीं पे अगर आप बाहर चले जाओगे तो वहाँ का एटमोसफियर आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के प्लेयर के साथ हमारी बॉन्डिंग होगी, वो कैसे मतलब में उनका बिहेवियर कैसा है, वो लोग कैसे उनका रहन सहन क्या है, वो हम लोग को साथ में देखने को मिलेगा। काफी बार स्पोर्ट्स की टीम गुजरात से लेके या फिर आप लोग उड़ीसा जाओगे या फिर पंजाब जाओगे, तो वहाँ का कल्चर आप लोग को देखने को, एक प्लेयर को वहाँ की पूरी जो रहन सहन है, वहाँ की जो भाषा है, वो आप लोग को वहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब आप स्पोर्ट्स के जरिए भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक अच्छा जो हमारा मैसेज है वो वहाँ तक पहुँच सके, वहाँ के कल्चर को हम लोग एडॉप्ट कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, तो स्पोर्ट्स के जरिए भी हम लोग कर पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और लिटरेचर के बारे में आप देखो तो क्लासिकल लिटरेचर आप देखो तो संस्कृत, तमिल, संगम एंड पाली टोनल, मतलब हर स्टेट्स का अलग अलग तरीके का लिटरेचर होगा। हमारे एपिक्स देखो आप, महाभारत एंड रामायण आप देखो तो महाभारत और रामायण सबसे हमारे पुराने और ग्रंथ माने जाते हैं। तो जिसके ये हमारे इंडिया का काफी बेसिक जो है हमारा, जो महाभारत और रामायण से दिया गया है। रिलीजियल लिटरेचर आप देखो तो एज मेनी लैंग्वेजेस, हर रिलीजन का अलग अलग लिटरेचर आप लोग को देखने को मिलेगा। हर जो धर्म है उसका भी आप देखो तो उनका धर्म ग्रंथ अलग अलग है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट या फिर उसके रिलीजन के हिसाब से आपको उसकी लिटरेचर देखनी है। कंटेम्प्ररी इंडियन राइटर्स आप देखो, काफी सारे ऐसे फेमस राइटर्स हैं
जो इसके बारे में आप लोग को लिख के वो अपने बुक में लिखेंगे या फिर आप सबको इसके बारे में मैसेज देंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे अभी लेटेस्ट राइटर्स भी है और ये पुराने कुछ राइटर्स के नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमारे कल्चर को वो लोग रिप्रेजेंट अपने बुक्स में उसको लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग को काफ़ी जानकारी इसके लिए मिलती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप सबको मालूम ही होगा, जो बॉलीवुड जो है वो काफी हावी था हमारे हावी है, वैसे नहीं बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में आप देखो कि वहाँ पे बॉलीवुड जो है वो उसकी काफी हर साल कुछ ना इतनी सारी आप लोग को मूवी वो लोग बनाते हैं और हम लोग थिएटर थिएटर में जाके उसको देखे। काफी ऐसी अच्छी मूवी भी है जिससे हम लोग काफी अच्छी तरह ऐसे मैसेज दे सकते हो, देख सकते हो। तो उसके हिसाब से लेकिन इसकी वजह से काफी हमारा जो कल्चर है वो मॉडर्नाइज होने लग गया था। लेकिन अभी इस कोरोना के वजह से आप सबको मालूम है काफी सारे थिएटर्स अभी बंद पड़े हो, तो अभी वो लोग ओटी ऑनलाइन जो हो रहा है उसके ऊपर अभी उनका ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। तो ये भी एक काफी नया चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोरोना की वजह से ये हम लोग का थिएटर में जाना बंद हो गया और घर पे ही हम लोग अपने घर पे बैठ के ही इस सबका वेब सीरीज है या फिर कोई नई मूवी है तो आप लोग को सीधा अपने मोबाइल के जरिए आप लोग उसको देख सकते हो। तो ये भी काफी नया चेंज हुआ। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया बॉलीवुड ने काफी पृथ्वीराज कपूर ने स्टार्ट किया था बॉलीवुड को स्टार्ट। तो तब से लेके अब तक काफी उसमें चेंजेस आए, काफी नए नए एक्टर्स उसमें आते रहे। तो ये एक फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे लिए कुछ नए नए मैसेज देके गई है। आप देखो अलग 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 जगह पे आप लोग को अलग अलग तरीके के स्टेट वाइज आप लोग के वहाँ पे उसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखो तो बॉलीवुड मुंबई बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा मतलब में आप लोग फिल्म में या फिर जो एक्ट्रेस या फिर कुछ भी आप जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में देखना चाहोगे तो आप लोग को बॉलीवुड के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद है टॉलीवुड, कलकत्ता बेस्ड फिल्म इंडस्ट्री। टॉलीवुड मतलब जो साउथ इंडियन मूवीज रहती है वो सब टॉलीवुड के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉलीवुड बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु। ओके, ये जो बॉलीवुड है वो भी आप लोग को जो साउथ इंडियन जो मूवीज है वो आप लोग को बॉलीवुड के अंदर देखने को मिलेगी। और बॉलीवुड है वो पंजाब बेस्ड मूवी फिल्म, जो पंजाब के अंदर जो मूवीज बनती है उसको बॉलीवुड मतलब में हर एरिया वाइज आप लोग को वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एक्टर लैंग्वेजेस में भी ये फिल्म बनती है जो वहाँ के लोकल लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाए इस तरीके से और ये मूवीज भी बनती है। तो ये अभी हमारी एक डाइवर्सिटी है कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से अपनी मूवी बनाए। आप गुजरात में भी देखो तो गुजरात में भी काफी सारे ऐसे मूवी बने हुए हैं जो हम लोग को काफी अच्छे तरह से मैसेज दिया है और काफी चेंजेस हुए अभी गुजराती मूवी में। आप देखो पहले नॉर्मली मूवी चली थी जो काठियावाड़ या फिर सौराष्ट्र साइड की मूवी देखते थे, लेकिन जब से ये कुछ काफी मूवी देखा आप छल्लो दिवस देखिए वो उसने काफी चेंज कर दिया पूरे गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को हो गए छल्लो दिवस। उसके बाद काफी सारे पापा पगली चाल जीवी ले ऐसी ऐसी काफी सारे ऐसी मूवी आई जिन्होंने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का पूरा नाम पूरा काया पलट पलट कर दिया। काफी लोग अभी गुजराती मूवी को भी पसंद करने लगे हैं। बाकी पहले सिर्फ बॉलीवुड ही हम लोग देखते रहे, लेकिन अभी काफी हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से जैसे कंटेंट चाहिए तो उसके हिसाब से मूवी बनाना स्टार्ट किया। तो उनका भी अभी अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो ये काफी सारे चेंजेस हुए हैं बॉलीवुड उसमें फिल्म इंडस्ट्री में भी। लास्टली अभी आज के जो लेक्चर था उसका कंक्लूजन आप देखो, देयर इज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी अमंग द डिफरेंट रिलीजियस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कजिन, कल्चर, ड्रेस, बट थ्रू वी ऑल द डिफरेंस वी ऑल आर इंडियंस। ओके, आप देखो तो हम लोग हर तरीके से अलग अलग है। आप अपने ड्रेसिंग सेंस से देखो, लैंग्वेज से देखो, कल्चर से देखो या फिर ड्रेस उसके हिसाब से देखो, हम लोग हर तरीके से अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग एक इंडियन है। मतलब मैं हम विविधता में एकता, हम सब भले हमारे सब के अंदर सब अलग अलग चीज है लेकिन हम सब एक भारतीय है। ओके, हमारा एनसीसी का सॉन्ग ही आप देख लो, हम सब भारतीय है। ओके, तो ये आप देख लो कि हम लोग एनसीसी के साथ से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को ये सब मजा नहीं लगनी चाहिए कि ये अलग लैंग्वेज का है, ये अलग धर्म का है या फिर ये अलग तरीके का उसका रहन सहन। ऐसा नहीं, हम सब ये सबको एक साथ मिलके ये सब करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग अगर एनसीसी में किसी को लेना है तो हम लोग उसका जात पात नहीं देखते। अगर कोई अच्छा कैडेट है या फिर अच्छा कैडेट जो है जो डिसिप्लिन में या फिर किसी
किसी भी तरह से वो मतलब में एनसीसी को एनसीसी करके अपने आप को डेवलप करना है तो हम लोग उसको लेते हैं एनसीसी में। ऐसा नहीं कि वो फिर अलग कास्ट का या अलग धर्म का, हम लोग उसको ये माइंड नहीं करते। हमारे लिए जो अच्छा कैडेट है उसको ही हम लोग एनसीसी में लेंगे। इसी तरह हर कैडेट को भी उनके साथ मिलजुल कर अच्छे से एकजुट होकर करना है, क्योंकि हमारा आफ्टर ऑल हमारा भारत देश एक है और हम सब एक है। तो ये एक लोगों के साथ हम लोग को आगे चलना है। वी own the lot of Indians who taught us how to count, without which no worthwhile significant discover could have been made. Okay, तो भले हम लोग का आप लोग को देखो जियोग्राफिकल भी देखो या फिर हर तरीके से आप अपने अपने एरिया में देखो तो अलग अलग हम लोग सबके पास कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे आप लोग को उनको मोटिवेट करना है और वहाँ से कुछ ना कुछ नया सीख के हम अपने देश को डेवलप कर पाए। जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत का भी हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता स्वच्छता अभियान, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के जो हम लोग एनसीसी कैडेट्स को भी दिए गए हैं। आप देखो फिट इंडिया मूवमेंट वो भी हम लोग ने किया अभी 21 जून विश्व योग दिवस, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी नेक्स्ट 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस, ओके, नेशनल वोटर्स डे के दिन भी हम लोग को टास्क दिया गया कि हम लोग को अपने आसपास के एरिया में जो है उनको अवेयर करना है नेशनल वोटर्स के लिए। और 25 तारीख को हम लोग उसको भी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस तरीके से एनसीसी कैडेट को एक लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एनसीसी, उसको हम लोग को काफी कुछ काम रहेगा हम लोग एनसीसी कैडेट्स को। ऐसा नहीं कि कोरोना काल में अभी हम लोग को घर पे ही रहना है, लेकिन ये सब चीज हम लोग को करनी है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर आप एनसीसी के साथ जुड़े हुए हैं तो दिल से जुड़िए और कुछ ना कुछ आप लोग को एनसीसी से सीखने को मिलेगा और आपके जरिए हमारे एनसीसी का नाम भी काफी ऊपर आएगा। क्योंकि एक हमारे सोसाइटी में एनसीसी का नाम काफी ऊपर है कि एनसीसी के मतलब डिसिप्लिन, ओके, या फिर आप उनको एक अलग नजरिए से देखेंगे। आप नॉर्मल कैडेट्स और एनसीसी कैडेट में डिफरेंस होना ही चाहिए, वो आपको प्रूव करना है। ओके, तो इस तरीके से आज का जो हमारा ये टॉपिक था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हेरिटेज ऑफ इंडिया, कल्चर हेरिटेज कल्चर इन इंडिया, इसके बारे में आज हमारा ये लेक्चर हो रहा है, हुआ था। ये आप सबको धन्यवाद, थैंक यू। आप सब लोग को सबने आराम और इसमें आपने मुझे सुना। तो इसके लिए अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसके ऊपर अगर आपको किसी को क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते अगर पूछना है तो। इसके रिलेटेड किसी को क्वेश्चन है कोई कैडेट? अगर क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो कैडेट। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? नो सर। ओके, तो आप लोग वन बाय वन ज्वाइन करके मूव हो सकते हो। थैंक यू सर। जय हिंद 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 जय सर। हिंद सर।